हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, जिसका सेशन 18 हम लोगों ने शुरू करा है। फॉरेस्ट्री नाम की यूनिट हमारी चल रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री को समझा, उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट को समझा और उससे मिलती जुलती जो भी टर्म्स थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। सिलेबस में अगर हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं तो ये एफ से पहले तक का जो भी पार्ट था वो हम लोग कर चुके थे, एनिमल हस्बेंड्री तक। जो पार्ट एफ है मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, टेलीग्राम पर भी आप लोगों को बताया था। फिशरीज हम लोग अभी नहीं करेंगे, फिशरीज के नोट्स मेरे को रेडी करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। फिशरीज हम लोग मे भी बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट्री शुरू कर दिया। फॉरेस्ट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री पढ़ा था। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट मैंसुरेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इसी वीडियो के अंदर जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। जो फॉरेस्ट पॉलिसी और लेजिस्लेशन इन इंडिया है, इसको मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर के थ्रू आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें रिपोर्ट का कौन सा एडिशन लिखा है, हम सिर्फ उस एडिशन को करेंगे। अगर लेटेस्ट एडिशन है तो तुम लेटेस्ट वाला करेंगे। अगर उसमें भी 2021 लिखा आता है तो 21 और उसके बाद के जो एडिशन आए हैं उन्हें भी हम लोग ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट भी हम लोग आपके नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इसको हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज आता है तो वो हमारे करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। और अगर कोई स्कीम रिलेटेड चेंज आता है तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो हम लोग करेंगे, उसके अंदर ये चीज कवर हो जाएगी। तो ये हम लोगों का सिलेबस का स्ट्रक्चर है इस यूनिट का। ठीक है। अब बात आती है सिल्वीकल्चर क्या होता है। सिल्वीकल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिल्वीकल्चर को हमने पढ़ा था, इट इज द साइंस एंड आर्ट, ठीक है, किस चीज का? ऑफ एस्टेब्लिशिंग, ग्रोइंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो फॉरेस्ट क्रॉप्स को थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल हमें एस्टेब्लिश करना है, ग्रो करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली जंगल की खेती समझ लो। जंगल की जो खेती है उसकी देखभाल है, उसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक। इट फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग फॉरेस्ट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड क्वालिटी टू अचीव इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस। वो हमारा सिल्वीकल्चर हो गया। सिल्वीकल्चर ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स देता है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट व्हाइल एंश्योरिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन। ये जो भी हमारा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है या साइंस ऑफ फॉरेस्ट है उसकी फाउंडेशन रखता है बाय इंटीग्रेटिंग रीजनरेशन, प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। सिविकल्चर के स्कोप की अगर बात करें, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट रीजनरेशन थ्रू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड, दोनों ही तरीके के रहेंगे। उसके अलावा नर्सरी मैनेजमेंट है, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट है या फिर टेंडिंग ऑपरेशन है। ये सब कुछ सिल्वीकल्चर का पार्ट बनता है। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ रिक्वायरमेंट, साइट क्वालिटी और इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, ताकि प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो पाए। इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सिल्वीकल्चर सिस्टम होता है, हार्वेस्टिंग मेथड्स होते हैं, रीजनरेशन टेक्निक्स होती हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा, तो हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए अलग सिल्वीकल्चर, एक सुटेबल सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाना पड़ता है कि उसमें हार्वेस्टिंग मेथड्स कैसे लगेंगे, रीजनरेशन टेक्निक्स कैसी होगी। जैसे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे रीजनरेशन ईजी होगा, वो ड्राई फॉरेस्ट में बात करें तो रीजनरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Silviculture also include joint foreign, sorry, it also includes forest protection against fire, pest, disease, grazing and other biotic and abiotic threats. अब वो चाहे मैन मेड थ्रेट होता है, नेचुरल थ्रेट्स हो, दोनों से सिल्वीकल्चर को प्रोटेक्ट करना भी काम है। सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ये ऑब्जेक्टिव हमें दिए हुए हैं। पहला, टू एंश्योर कॉन्टिन्यूस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फ्यूलवुड, बैम्बू, फॉडर और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सस्टेनेबल और कॉन्टिन्यूस वर्ड्स पे ध्यान रखना। दूसरा, टू इम्प्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक रीजनरेशन, टेंडिंग एंड हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। तीसरा, टू कंजर्व सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस while मीटिंग ह्यूमन नीड्स। चौथा, टू रेगुलेट फॉरेस्ट कंपोजिशन, डेंसिटी, एज, स्ट्रक्चर एंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। And to rehabilitate degraded forest and improve the quality and health of forest ecosystem। ये हमारे सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव है। सिल्वीकल्चर ऐसा टॉपिक है जिस पर डायरेक्ट आपके पास एक 10 नंबर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर आ सकता है करने के लिए। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है। आप कोई भी चीज ये छोड़ नहीं सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है।
अब इसके बाद सिल्वीकल्चर सिस्टम्स आते हैं। तो जो सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स होते हैं ना, इसमें सबसे पहला है हाई फॉरेस्ट सिस्टम, जिसको सीड ओरिजिन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हाई फॉरेस्ट सिस्टम या फिर सीड ओरिजिन फॉरेस्ट। तो इनमें क्या होता है ना, जो सीड्स होते हैं या प्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं, उनके थ्रू हाई फॉरेस्ट सिस्टम बनता है। वो बड़े बड़े पेड़, स्ट्रेट बोल्ड ट्रीज बनाते हैं, जो कि क्वालिटी टिम्बर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। They are preferred for valuable timber species such as teak, sal, deodar and other conifers. अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, दे फॉलो लॉन्ग रोटेशन पीरियड एंड मे बी मैनेज्ड एज इवन एज और अनइवन एज स्टैंड्स। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग रोटेशन पीरियड्स के लिए यूज होते हैं और इन्हें इवन एज या फिर अनइवन एज स्टैंड्स में रखा जाता है। हाई फॉरेस्ट सिस्टम जो होता है, इट एंश्योर कि हाई टिम्बर क्वालिटी मिले, बेटर स्टेम फॉर्मेशन हो और लॉन्गर इकोनॉमिक लाइफ रहे। अब इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, हाई फॉरेस्ट के फर्दर टाइप्स होते हैं। जैसे पहला होता है इसमें क्लियर फेलिंग सिस्टम। क्लियर फेलिंग के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑल मैच्योर ट्रीज फ्रॉम अ डिफाइंड एरिया इन अ सिंगल हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। मतलब एक ही बार में जितने भी मैच्योर ट्रीज है उन्हें सिंगल टाइम में ही हटा दिया। फिर उसके बाद रीजनरेशन जो होगा वो आर्टिफिशियल प्लांटिंग के थ्रू होगा या फिर नेचुरल सीड डिस्पर्सल से होगा। जो आजू बाजू के होंगे उनसे उनके सीड्स गिरेंगे, वहां से होगा सीड से, या फिर जो हम आर्टिफिशियल प्लांटिंग करते हैं, जो प्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं, उसके थ्रू होगा। अब ये जो सिस्टम है, इट इज सुटेबल फॉर लाइट डिमांडिंग स्पीशीज दैट रिक्वायर फुल सनलाइट फॉर सक्सेसफुल रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि इसीलिए हमने एक बार में पूरा जंगल के सभी मैच्योर ट्रीज को साफ कर दिया, ताकि अब जितने भी हैं उन सबको प्रॉपरली लाइट मिलती रहे। इट फैसिलिटेट्स मैकेनाइज्ड ऑपरेशन। ठीक है, मैकेनाइज्ड ऑपरेशन रहेंगे इसके अंदर, यूनिफॉर्म प्लांटेशन रहेंगी, बट इसमें केयरफुल सॉइल एंड इरोजन मैनेजमेंट देखना होता है। क्योंकि जब एक बार में आपको पूरा जंगल साफ हो रहा है तो आपको सॉइल मैनेजमेंट, इरोजन मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक। दूसरा इसी के अंदर आता है शेल्टरवुड सिस्टम। शेल्टरवुड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे हमने पीछे वाले में तो एक बार में सारे पेड़ हटा दिए थे, सारे मैच्योर ट्रीज। इसमें उन्हें ग्रेजुअली हटाया जाता है सक्सेसिव स्टेजेस में, और पार्शियल शेड रखा जाता है रीजनरेटिंग सीडलिंग्स को। तो ऐसा नहीं कि सबको बिल्कुल तपती धूप में छोड़ दिया, पार्शियल शेड रखा जाता है उनके ऊपर। दिस मेथड जनरली इंक्लूड्स प्रिपरेटरी सीड्स, सेकेंडरी एंड फाइनल फेलिंग्स कैरिड आउट ओवर सेवरल ईयर्स। ठीक है, इसमें प्रिपरेटरी होता है, सीड होता है, सेकेंडरी और फिर फाइनल फेलिंग्स होते हैं, जिन्हें ओवर द ईयर्स हम लोग करते हैं। मॉडरेटली शेड, जो शेड टॉलरेंट स्पीशीज होती है जैसे साल, ओक या फिर कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट स्पीशीज होती हैं, वो ये शेल्टरवुड सिस्टम के अंदर सुटेबल होती है। इसमें नेचुरल रीजनरेशन होता है और यंग सीडलिंग्स को क्लाइमेट के एक्सट्रीम से बचा के रखते हैं। वहीं से उन्हें वो शेड मिल रहा होता है, तो शेड के थ्रू ही उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर सिलेक्शन सिस्टम होता है इसके अंदर। सिलेक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिलेक्शन सिस्टम जो होता है, इट रिमूव्स इंडिविजुअल ट्रीज या फिर स्मॉल ग्रुप्स बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, साइज और हेल्थ, रेदर देन क्लियर कटिंग द एरिया। तो इसमें पूरा एरिया नहीं हटाते, हम कुछ इंडिविजुअल ट्रीज हटाते हैं या फिर मैच्योरिटी, साइज और हेल्थ के बेसिस पे कुछ स्मॉल ग्रुप को हटाया जाता है। तो इसमें बेसिकली सिलेक्शन करा है हमने, किसे हटाना है किसे नहीं हटाना है, वो किस बेसिस पे हटाना है। दैट कुड बी मैच्योरिटी, इट कुड बी साइज, इट कुड बी हेल्थ, रेदर देन कि हमने पूरा एरिया साफ कर दिया। इसमें अनइवन एज फॉरेस्ट निकल कर आता है, अनइवन एज फॉरेस्ट, और एक कॉन्टिन्यूस कैनोपी कवर रहता है, नेचुरल रिजनरेशन रहता है। तो जो शेड टॉलरेंट स्पीशीज होती है ना, जो कि मॉइस्ट और माउंटेनियस फॉरेस्ट के अंदर डेवलप होती, मतलब ग्रो होती है, उनके लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। इट प्रमोट्स कॉन्टिन्यूस टिम्बर प्रोडक्शन while maintaining ecological stability and biodiversity। ठीक। दूसरा सिस्टम आता है हमारा कॉपिस सिस्टम। कॉपिस सिस्टम जो होता है वेजिटेटिव ओरिजिन होता है, तो ये सीड बेस्ड नहीं है, ये हमारा वेजिटेटिव ओरिजिन है। तो कॉपिस सिस्टम क्या करेगा, इट रीजनरेट्स फॉरेस्ट थ्रू वेजिटेटिव शूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टम्प्स ऑफ द फेल्ड ट्रीज। तो जो ट्रीज हमारे गिर गए हैं उससे वेजिटेटिव शूट्स निकलती है और वहां से फॉरेस्ट हमारा डेवलप होना शुरू होता है। तो जो फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज होती है, जिनकी गुड कॉपिसिंग एबिलिटी होती है, जैसे यूकेलिप्टस हुआ, सीशम हुआ, अकेशिया हुआ, विलो हुआ, ये इन स्पीशीज के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। दे जनरली फॉलो शॉर्ट रोटेशन पीरियड। ठीक है, पीछे वाला जो था हमारा सीड ओरिजिन, वो लॉन्ग रोटेशन वाला था। वेजिटेटिव ओरिजिन की बात करें, शॉर्ट रोटेशन पीरियड के लिए होता है। फ्यूल वुड्स मिलते हैं, पोल्स मिलते हैं, पल्प वुड मिलता है या फिर स्मॉल टिम्बर मिलता है। अब ये जो सिस्टम होगा ना, ये रैपिड रीजनरेशन देता है एट कंपैरेटिवली लोअर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे स्मॉल कॉपिस आता है। स्मॉल कॉपिस के अंदर क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं दे आर कट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, सो दैट इट स्टिमुलेट्स विग्रियस कॉपी शूट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टंप। स्टंप से ही शूट्स डेवलप होने लग जाती हैं। जो रीजनरेशन होगा
वो नेचुरली होता है विदाउट रिटेनिंग एनी स्टैंडर्ड ट्रीज। ये पूरा सिस्टम फ्यूल वुड के लिए, पोल्स के लिए, पल्प वुड्स के लिए शॉर्ट रोटेशन पे इसके आउटपुट के लिए किया गया है ये, और इसी के लिए अडॉप्टेड भी है। इकोनॉमिकल होता है क्यों? क्योंकि नई प्लांटेशन रेज नहीं करनी पड़ती। हमने पेड़ के छोटे छोटे से ना, अच्छा, स्टंप से मतलब ऐसे समझ लो कि पूरा पेड़ जड़ से या नीचे से नहीं उखाड़ा है, जमीन के ऊपर थोड़ा सा उसका तना छोड़ दिया है, वहीं से पेड़ दोबारा उगाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपको दोबारा से बीज बोने हैं या सीडलिंग्स बोने हैं, वो तामझाम आपका खत्म हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। फिर कॉपिस विद स्टैंडर्ड्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सेलेक्टेड मैच्योर ट्रीज जिन्हें हम स्टैंडर्ड बोलेंगे, उन्हें रिटेन कर लिया जाता है ड्यूरिंग फेलिंग, व्हाइल द रिमेनिंग ट्रीज रीजनरेट थ्रू कॉपिसिंग, है ना। तो कुछ ट्रीज को हम लोग स्टैंडर्ड उन्हें बोलेंगे, उन्हें हम लोग मतलब रिटेन कर लेते हैं, उन्हें नहीं गिराएंगे। बाकी ट्रीज को गिरा दिया जाता है तो वो रीजनरेट हो जाते हैं थ्रू कॉपिसिंग। सिस्टम क्रिएट्स टू स्टोरी फॉरेस्ट। तो इसमें एक लॉन्ग रोटेशन स्टैंडर्ड हो गया, एक शॉर्ट रोटेशन कॉपी शूट्स भी हो गए। तो साइमल्टेनियसली इसके अंदर लार्ज टिम्बर भी मिल रहा है, पोल्स भी मिल रहे हैं, फ्यूल वुड भी मिल रहा है। एंड द रिटेन स्टैंडर्ड्स आल्सो प्रोवाइड सीड सोर्सेज और साइड प्रोटेक्शन को भी इंप्रूव कर देता है। फिर इसमें आता है पोलार्डिंग। पोलार्डिंग के अंदर क्या होता है, जो मेन स्टेम होती है ना, उसे ग्राउंड से 1 से 2 मीटर हाइट पे, मतलब ग्राउंड से 1 से 2 मीटर हाइट तक उसे रखते हैं, बाकी काट दिया जाता है। तो जो एलिवेटेड कट हुआ ना, ये नए शूट्स को ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करके रखती है। इट इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर फॉडर ट्रीज एंड फ्यूल वुड प्रोडक्शन इन ग्रेजिंग एरियाज। जो पोलार्डेड ट्रीज होते हैं, दे प्रोड्यूस मल्टीपल शूट्स एंड जनरली सर्वाइव लॉन्गर देन रिपीटेडली लॉब्ड ट्रीज। ठीक है। फिर इसके बाद टेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं। टेंडिंग ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है। जैसे सबसे पहला टेंडिंग ऑपरेशन होता है वीडिंग। वीडिंग क्या करता है, जो ग्रास है, हर्ब्स है, श्रब्स है, या फिर अनवांटेड वेजिटेशन है, तो उनको हटा दिया जाता है। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो यंग सीडलिंग्स के साथ compete करते हैं। compete किस चीज के लिए करते हैं? जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो वाटर हो, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन हो या सनलाइट हो। तो इससे क्या होगा, इन्हें हटाने से कंपटीशन फॉर सनलाइट हट जाता है, न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हट जाता है, मॉइस्चर का और ग्रोइंग स्पेस का, ये कंपटीशन हट जाता है। टाइमली वीडिंग करने से सीडलिंग का सर्वाइवल अच्छा हो जाता है, वो ढंग से स्टैब्लिश हो जाता है और उसको अर्ली फेज में ग्रोथ मिल जाती है। और इनिशियल ईयर जो होते हैं आफ्टर प्लांटिंग, वहां पर वीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या करता है, जो अनडिजायरेबल डिजीज या मेलफॉर्म प्लांट्स होते हैं ना, या इंफीरियर सैपलिंग्स है, उन्हें नेचुरली रीजनरेटेड फॉरेस्ट से हटा देता है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ हेल्दी एंड वेल फॉर्म्ड यंग ट्रीज। क्लीनिंग improves फ्यूचर स्टैंड क्वालिटी एंड टिम्बर वैल्यू। इट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग द डिजायरेबल रीजनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें थिनिंग होता है। थिनिंग क्या करता है, जो एक्सेस वीक या डिसीज या पुअरली फॉर्म ट्रीज है, उन्हें एक स्टेब्लिश स्टैंड में से हटा देता है। इट रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ग्रोइंग स्पेस। थिनिंग इंप्रूव्स डायमीटर ग्रोथ। तो थिनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, डायमीटर ग्रोथ बढ़ती है, क्राउन डेवलपमेंट होता है, और टिम्बर क्वालिटी अच्छी होती है फॉर सेलेक्टेड क्रॉप ट्रीज। पीरियोडिक पीरियोडिक थिनिंग करते रहना पड़ता है टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टैंड डेंसिटी एंड इंप्रूव्स ओवरऑल फॉरेस्ट हेल्थ। थिनिंग कितने तरह की होती है, मैकेनिकल थिनिंग होती है, लो थिनिंग होती है, क्राउन थिनिंग होती है, सिलेक्शन थिनिंग होती है, फ्री थिनिंग होती है। मैकेनिकल थिनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रीज आर रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न सच एज ऑल्टरनेट रोज। लो थिनिंग के अंदर क्या होता है, सप्रेस्ड वीक या लोअर क्राउन ट्रीज जो होते हैं, सबसे पहले उनको हटाया जाता है। क्राउन थिनिंग के अंदर क्या होता है, जो कंपीटिंग ट्रीज है ना, जो सराउंड करते हैं डोमिनेंट क्रॉप ट्रीज को, उन्हें हटा दिया जाता है टू प्रमोट क्राउन एक्सपेंशन। सिलेक्शन थिनिंग के अंदर क्या होता है, जो डोमिनेंट ट्रीज होते हैं, उन्हें सेलेक्टिवली रिमूव किया जाता है टू फेवर डिजायरेबल इंटरमीडिएट ट्रीज। और फ्री थिनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रीज आर रिमूव्ड बेस्ड ऑन द सिल्वीकल्चर जजमेंट विदाउट फॉलोइंग रिजिड रूल्स। तो तो जो फ्री थिनिंग है, इसमें ह्यूमन अपने जजमेंट्स को फॉलो करते हैं। वो मतलब वो कहते हैं ना कि मौके पर डिसाइड करता है कि कौन सा पेड़ काटना है, कौन सा नहीं काटना है। कोई फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है, वो अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से पेड़ों को गिराया जाता है। फिर इसमें प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग क्या होता है, प्रून प्रूनिंग के अंदर जो लोअर या अनवांटेड ब्रांचेस होती हैं स्टैंडिंग ट्रीज में से, उन्हें हटा दिया जाता है ताकि टिम्बर क्वालिटी अच्छी हो जाए, बाय प्रोड्यूसिंग नॉट फ्री एंड स्ट्रेट बोल्स। प्रूनिंग फैसिलिटेट्स इजियर हार्वेस्टिंग एंड रिड्यूसेस डिजीज प्रोन ब्रांचेस। और इसके अलावा प्रूनिंग का क्या बेनिफिट होता है, जो प्रॉपर प्रूनिंग होगा ना, वो वुंड्स को मिनिमाइज करता है, फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। लॉपिंग क्या होता है,
लॉपिंग के अंदर जो साइड ब्रांचेस होती है उन्हें कट कर दिया जाता है, प्राइमरली फॉर फॉडर, फ्यूलवुड और स्मॉल टिम्बर। कॉमनली ये एग्रो फॉरेस्ट्री में प्रैक्टिस किया जाता है, फार्म फॉरेस्ट्री में किया जाता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट में किया जाता है। बात कर रहे हैं हम लोग लॉपिंग की। कंट्रोल्ड लॉपिंग से क्या होता है, हमें रेगुलर बायोमास मिलता रहता है और पूरे पेड़ को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सेसिव लॉपिंग अगर करते हैं तो ट्री का विगर खत्म हो जाता है, ग्रोथ बेकार हो जाती है और टिम्बर क्वालिटी भी पुअर होने लगती है। सिल्वीकल्चर में अब रीजनरेशन हमारा दो तरीके से होता है, नेचुरल रीजनरेशन होता है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन होता है। नेचुरल रीजनरेशन की बात करें, इट अकर्स थ्रू सीड्स, कॉपी शूट्स, रूट सकर्स या फिर एडवांस ग्रोथ, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट में होती है उसके थ्रू होना होता है। ये तो नेचुरल रीजनरेशन जो होता है ऑलरेडी फॉरेस्ट के ही रिसोर्सेज के थ्रू हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस फॉरेस्ट वेल अडेप्टेड टू लोकल क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। नेचुरल रीजनरेशन हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। और सक्सेसफुल रीजनरेशन के लिए यहाँ पे एडिक्वेट मॉइस्चर की जरूरत है, फर्टाइल सॉइल चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए एंड फायर और ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन चाहिए। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की जब बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट सीडलिंग लगाते हैं या फिर प्लांटिंग करते हैं नर्सरी रेज सीडलिंग्स के थ्रू या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। जहां पर नेचुरल रीजनरेशन इनएडुकेट होता है या फिर इंप्रूव प्लांटिंग मटेरियल की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन करते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर स्पेसिंग, स्पीसीज कंपोजिशन एंड प्लांटेशन डिजाइन। और इसको कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में, एफॉरेस्टेशन में डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल रीजनरेशन को ज्यादा फॉलो किया जाता है, फिर ज्यादा यूज किया जाता है। नर्सरी प्लांटेशन टेक्निक्स क्या होती है, इसमें मतलब नर्सरी और प्लांटेशन टेक्निक्स, इसमें नर्सरी प्रैक्टिसेस होती हैं। नर्सरी साइट्स के पास फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, रिलायबल वाटर सप्लाई होनी चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए और ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो सीड्स होते हैं दे ऑफन अंडरगो प्री ट्रीटमेंट, जैसे स्कैरिफिकेशन होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सोकिंग होता है, ताकि जर्मिनेशन को और इम्प्रूव किया जा सके। सीडलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी बेड्स, पॉलीबैग्स, कंटेनर्स या फिर रूट ट्रेनर्स, डिपेंडिंग की स्पीशीज की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रॉपर इरिगेशन, शेडिंग, फर्टिलाइजेशन और पेस्ट मैनेजमेंट रहता है तो हेल्दी सीडलिंग डेवलप होता है। प्लांटेशन एंड एस्टिमेट्स की अगर बात सॉरी प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो प्लांटेशन के अंदर क्या है, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स लैंड प्रिपरेशन, pit digging, planting, and they maintain proper spacing. मल्चिंग, वाटरिंग, सॉइल वर्किंग या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अर्ली सीडलिंग ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग होता है बिफोर फील्ड प्लांटिंग, उससे क्या होगा, उससे नेचुरल कंडीशन के अंदर उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। शेल अगर हार्ड रहेगा हमारा, सॉरी जो सीडलिंग्स होंगे वो अगर हार्ड रहेंगे तो वो मतलब तेज पानी को, तेज हवा को सर्वाइव कर जाएंगे, उसके अंदर मतलब खत्म नहीं हो जाएंगे। बट इसमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है थ्रू वीडिंग, प्रोटेक्शन एंड गैप फिलिंग। इससे सक्सेसफुल प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो प्लांटेशन एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड प्रिपरेशन करनी है, पिट डिगिंग करनी है, प्लांटिंग करनी है और प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करके रखना है। फिर बाकी चीजें चाहिए, है ना, जैसे मल्चिंग, वाटरिंग, सॉइल वर्किंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ताकि अर्ली सीडलिंग ग्रोथ हो, फिर सीडलिंग हार्ड रहे, स्ट्रांग रहे, है ना, बिफोर प्लांटिंग। तो उसमें क्या होगा, उनका सर्वाइवल जो है वो और बेटर हो जाएगा अंडर नेचुरल कंडीशन। रेगुलर मेंटेनेंस अगर रहती है थ्रू वीडिंग, प्रोटेक्शन एंड गैप फिलिंग, तो उसमें सक्सेसफुल प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ट्रीज है जिनके सिल्वीकल्चर के बारे में जानते हैं, जैसे टीक, ये इनका बायोलॉजिकल नेम है, आप लोग याद जरूर रखिएगा, मैं रीड नहीं करूंगा बायोलॉजिकल नेम्स को, बट आप लोग जरूर इसको याद करिएगा, ठीक है। टीक की अगर बात की जाए, टीक के लिए डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए विद डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। ये एक लाइट डिमांडिंग स्पीशीज है, कॉमनली रीजनरेटेड थ्रू प्लांटेशंस। टीक ड्यूरेबल टर्माइट रेजिस्टेंट टिम्बर देता है, हाईली वैल्यूड फॉर फर्नीचर, शिप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इंडिया का वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीशीज है। साल की बात करें, साल का जो पेड़ होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है विद डीप क्ले टू लोमी सॉइल्स। साल थ्राइव्स इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट विद डीप क्ले टू लोमी सॉइल्स। इट रीजनरेट्स नेचुरली थ्रू सीड्स एंड कॉपिस, ठीक है, सीड्स के थ्रू भी होता है, कॉपिस के थ्रू भी हो जाता है, और मोस्टली शेड टॉलरेंट होता है ये ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ। साल का जो टिम्बर होता है स्ट्रांग होगा, ड्यूरेबल होगा और एक्सटेंसिवली उसे हैवी कंस्ट्रक्शन और रेलवे स्लीपर्स में यूज किया जाता है। अब रेलवे स्लीपर्स में मतलब अब इंडिया में रेलवे स्लीपर्स वुडन यूज नहीं होते, जो पुराने रेलवे होते हैं ना, जैसे जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेलवे ट्रैक के बीच में ऐसे करके वो तो पत्थर के लगे रहते हैं, पहले लकड़ी के लगे होते थे, तो वो साल की लकड़ी के होते थे। इट फॉर्म्स प्योर और मिक्स्ड फॉरेस्ट ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया।
बैम्बू की बात की जाए तो बैम्बू फास्ट ग्रोइंग ग्रास होती है, ठीक है। तो बैम्बू इज नॉट अ ट्री, इट इज कंसिडर्ड एज ग्रास दैट रीजनरेट्स मेनली थ्रू अंडरग्राउंड राइजोम्स। इसके जो फ्लावर्स होते हैं दे ग्रेगेरियसली एट लॉन्ग इंटरवल, जो कि 30 से 120 साल तक के हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। बैम्बू इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, पेपर, पल्प, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, स्कैफोल्डिंग एंड एडिबल शूट्स। बैम्बू को तो आप लोग अब समझ ही सकते हैं ना, कितनी सारी जगह बांस का काम होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल लाइवलीहुड एंड सॉइल कंजर्वेशन। यूकेलिप्टस होता है एक फास्ट ग्रोइंग एक्सोटिक स्पीशीज होती है, जिसे पल्प वुड, पोल्स, फ्यूल वुड और बायोमास के लिए वाइडली कल्टीवेट किया जाता है। डिग्रेडेड या मार्जिनल लैंड्स में काफी अच्छा काम करता है विद एडिकेट मॉइस्चर ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट। इट रीजनरेट्स रेडली थ्रू कॉपिस, मेकिंग इट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेस्ट्री। इम्प्रूव्ड क्लोन्स इसके, मतलब इसके ऐसे इम्प्रूव क्लोन्स बनाए गए हैं जो कि हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं अंडर इंटेंसिव प्लांट मैनेजमेंट। शीशम होता है, शीशम हमारा फर्टाइल एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है अलोंग रिवर बैंक्स एंड मॉइस्ट प्लेन्स। ये विल्ट डिसीज के लिए काफी ज्यादा ससेप्टेबल है, सो इसके लिए प्रॉपर साइट सिलेक्शन होना जरूरी है, डिजीज मैनेजमेंट एसेंशियल होता है इसके अंदर। शीशम की स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल हार्डवुड होती है, इसे फर्नीचर में, डोर्स में, एग्रीकल्चर इम्प्लेंट्स में यूज करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट एग्रोफॉरेस्ट्री है, एवेन्यू ट्री स्पीशी है। साइट क्वालिटी और स्पीशीज सूटेबिलिटी की बात करें तो कुछ हमारे पास साइट क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। साइट क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? साइट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द सॉइल डेप्थ, फर्टिलिटी, टेक्सचर, ड्रेनेज या फिर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पर। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जैसे रेनफॉल हुआ, टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, या फ्रॉस्ट हुआ, ये सब ट्री की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो साइट कहाँ पर है, कहाँ पे आप पेड़ लगा रहे हो, वहां पे सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। मिट्टी की डेप्थ कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, टेक्सचर कैसा है, ड्रेनेज कैसा है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये साइट क्वालिटी इन सब पे डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फ्रॉस्ट। फिर आपकी टोपोग्राफी हुआ, स्लोप हुआ, और उसके बाद साइट इंडेक्स होता है। तो साइट इंडेक्स जो होता है ये डोमिनेंट ट्री हाइट के ऊपर डिपेंड करता है एट अ स्पेसिफाइड एज, और इसको हम लोग यूज करते हैं टू असेस साइट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर हमारी स्पीशी साइट मैचिंग होती है। स्पीशी साइट मैचिंग की अगर बात करें तो टीक जो होता है ये बेस्ट परफॉर्म करता है डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स पे। साल ग्रोज इन मॉइस्ट ह्यूमिड रीजन विद क्ले टू लोमी सॉइल्स। यूकोलिप्टस सूटेबल होता है डिग्रेडेड और मार्जिनल लैंड्स के लिए जहाँ पे एडुकेट मॉइस्चर होता है ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो प्रॉपर स्पीशीज साइट मैचिंग जरूरी होता है ताकि सर्वाइवल अच्छे से रहे, प्रोडक्टिविटी अच्छे से रहे, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे हमारे प्लांटेशंस की। फिर हम लोग इसमें सिल्वीकल्चर की बात करते हैं। सिल्वीकल्चर की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज जो होते हैं ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज के अंदर क्या होते हैं? दे असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, काउंटर ट्रेंचिंग एंड एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इससे क्या होगा, जो डिग्रेडेड झूम लैंड्स होती हैं वो रिस्टोर करने के काम आती हैं। मल्टी टीयर क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन को मिनिमाइज किया जाता है, लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं जो कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को बढ़ाते हैं, उसको एक्सलरेट करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोकल कम्युनिटीज का ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाए। जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, ड्राई और ड्रॉट प्रोन एरियाज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हम लोग सिल्वीकल्चर के थ्रू दूर करते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे? जो हमारे ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज होते हैं जैसे अकेशिया हुआ, नीम हुआ, प्रोसोपिस हुआ या बेर हुआ, वहां पर हम इन स्पीशीज को लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पिछले फॉरेस्ट के अंदर भी समझने की कोशिश करी थी। माइक्रो कैचमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉन्टूर बंड्स बनाए जाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। इससे सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है। मल्चिंग और सॉइल वर्किंग अगर होती है तो उससे एवापोरेशन के लॉसेस हमारे कम होते हैं, सीडलिंग का सर्वाइवल बढ़ता है। प्रॉपर स्पीशी सेलेक्ट अगर करते हैं तो वो करना भी जरूरी है क्योंकि वो हमारे प्लांटेशन के सक्सेस को एनहेंस भी करते हैं, स्पेशली जब हम वाटर लिमिटेड एरियाज की बात करते हैं, ठीक। कोस्टल और विंड प्रोन एरियाज के क्या इश्यूज हैं? जैसे कॉजुएरिना हुआ, मैंग्रोव्स हुआ, कोकोनट हुआ, पोंगेमिया हुआ, ये कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि कोस्टल एरियाज में हम लोग लगाते हैं। कोस्टल एरियाज में लगाएंगे तो क्या होगा, ये वहां का जो भी वहां के इश्यूज हैं जैसे सॉल्टी वाटर हुआ ना, उस तरह के इश्यूज को ये दूर कर देते हैं, वहां पे ये सर्वाइव कर पाते हैं। शेल्टर बेल्ट हुई, विंड ब्रेक्स हुए, तो प्लांटेशन विंड की वेलोसिटी को भी रिड्यूस करती हैं और उससे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं। अब जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन हुए, वो कोस्ट लाइंस को स्टेबलाइज करके रखती हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है साइक्लोन्स का या स्टॉर्म सर्जिस का, उसको कंट्रोल करके रखता है, या फिर ये कह लो उसके अगेंस्ट एक बैरियर की तरह काम करता है, जो हमने याद करो मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट के लिए पढ़ा भी था हमने। जो कोस्टल प्लांटेशंस होती है ये फर्दर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के भी काम आती हैं और
सॉइल की सैलिनिटी को भी बचा कर रखती हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। फिर आता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स इन सिल्वीकल्चर। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स क्या क्या होते हैं सिल्वीकल्चर में? जैसे फायर प्रोटेक्शन होता है, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट होता है। फायर प्रोटेक्शन के अंदर क्या होगा? फायर लाइंस की जाती हैं, कंट्रोल्ड बर्निंग की जाती है, वॉच टावर्स लगाए जाते हैं, पेट्रोल्स किया जाता है ताकि फायर्स को प्रिवेंट या फिर कंट्रोल किया जा सके। जैसे पहाड़ों में अगर आप जाओ ना कभी जंगली एरियाज में, तो वहां पर क्या होता है, जब ये मई जून की गर्मी आने वाली होती है ना, इससे पहले जो भी ये पेड़ों के पत्ते गिर रहे होते हैं वो उनको थोड़ा थोड़ा करके जलाते रहते हैं। तो वो एक तरह के कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, है ना? सॉरी, बल्कि उसे कंट्रोल्ड बर्निंग हम ज्यादा उसमें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सूखे पत्ते बहुत जल्दी जलते हैं। और तो वहां पे जैसे ये पाइन ट्रीज होते हैं, तो ये तारपीन का जो तेल होता है वो तो काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है। तारपीन का तेल आता कहाँ से? वहीं से आता है ना, उन्हीं पाइन ट्रीज से, उन्हीं पाइन्स के थ्रू। तो अगर वो सूखने के बाद गिरते हैं तो कई बार वो फॉरेस्ट फायर बना देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो उसे बचा तो उतनी बड़ी फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हम छोटे छोटे फॉरेस्ट फायर्स करते हैं। जैसे रोड के किनारे जो गलीज बनी होती है, वहां पे हमने छोटे छोटे पत्तों को इकट्ठा करके जमा करा और उन्हें जला दिया। तो एक तो कंट्रोल्ड रहेगा और वो फायर को स्प्रेड होने से रोक लेंगे। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स यूज किए जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज ट्रीज लगाई जाती हैं ताकि फॉरेस्ट की पेस्ट को मैनेज किया जाए। रेगुलर सर्विलेंस करते हैं, तो पेस्ट और डिजीज आउटब्रेक्स को अर्ली डिटेक्शन हो गया तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। सैनिटेशन फेलिंग की जाती है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड ट्रीज किया जाता है ताकि जो भी वो आपका इन्फेक्शन है, बीमारी आ रही है, पेस्ट आ रहे हैं, वो फर्दर स्प्रेड होने से बचाया जा पाए। इसके लिए आईपीएम यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोटेक्शन होती है। ग्रेजिंग कंट्रोल की जाती है। ग्रेजिंग कंट्रोल के लिए हम लोग फेंसिंग लगा देते हैं या फिर रोटेशनल ग्रेजिंग लगा देते हैं, या कंट्रोल्ड ग्रेजिंग रखते हैं ताकि जो यंग प्लांटेशन है, नेचुरल रीजनरेशन है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए सोशल फॉरेस्ट्री और फॉडर प्लांटेशन की जाती है ताकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहां पर ग्रेजिंग का प्रेशर ना रहे, उसके बाहर बाहर या उसके आसपास के एरियाज में फॉडर प्लांटेशन कर दी जाती है। स्टॉल फीडिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि लाइव स्टॉक की जो डिपेंडेंस है वो फॉरेस्ट वेजिटेशन पर कम हो जाए। ये हमारे अलग अलग तरीके हैं। अब सिल्वी कल्चर में ही हमारे हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए क्या क्या होता है। हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस की बात करें, तो हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज में क्या होता है या हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में क्या होता है? इसके अंदर क्लियर फेलिंग होती है, सिलेक्शन फेलिंग होती है, शेल्टर वुड फेलिंग होती है और इंप्रूवमेंट फेलिंग होती है, डिपेंडिंग कि हमारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। डायरेक्शनल फेलिंग होती है, उससे क्या होगा, हम लोग सराउंडिंग एरियाज के डैमेज को मिनिमाइज कर देते हैं, रीजनरेशन अच्छा होता है। हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं ताकि एक अप्रूव्ड वर्किंग प्लान्स के अंदर भी हम लोग वो हम लोग हार्वेस्टिंग का काम करें ताकि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग मेंटेन रख पाए। मतलब कि फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना। प्रॉपर हार्वेस्टिंग रहेगी तो उसमें टिम्बर रिकवरी भी रहेगी वाइल रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। लॉजिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर फेलिंग होती है, डी ब्रांचिंग होती है, क्रॉस कटिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर होता है। अब इसमें स्किडिंग, यार्डिंग, लॉजिंग एंड हॉलिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं लॉग एक्सट्रैक्शन के। स्किडिंग, यार्डिंग, लोडिंग और हॉलिंग। ठीक है। केयरफुल प्लानिंग होती है ताकि हमारे पास सॉइल कॉम्पैक्शन मिनिमाइज हो जाए, इरोजन कम से कम रहे और रेसिडुअल ट्रीज को भी डैमेज कम से कम पहुंचे। मैकेनाइज लॉजिंग किया जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़े वाइल रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। तो लॉजिंग ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या है? फेलिंग, डी ब्रांचिंग, क्रॉस कटिंग, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर। लॉग एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स है हमारे स्किडिंग, यार्डिंग, लोडिंग एंड हॉलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। फिर हमारा टिम्बर सीजनिंग और प्रिजर्वेशन होता है। टिम्बर सीजनिंग और प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सीजनिंग से क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है ना टिम्बर का, वो हमारा रिड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं कि पेड़ को आपने काटा, उसका लॉग निकाला और सीधे भेज दिया काम के लिए, नहीं। वो पहले पड़ा रहेगा कुछ दिनों तक जंगल में, सूखता रहेगा। उससे उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एयर सीजनिंग की जाती है, क्लीन ड्राइंग की जाती है, ये दो कॉमनली अडॉप्टेड सीजनिंग मेथड्स होते हैं। फिर इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं, जैसे सीसीए। सीसी होता है कॉपर क्रोम आर्सेनेट, ये नाम याद कर लेना। सीसीए प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है टिम्बर सीजनिंग और प्रिजर्वेशन के लिए। क्रियोसोट लगाया जाता है, बोरोन कंपाउंड्स लगाए जाते हैं। तो बोरोन कंपाउंड्स क्यों लगा रहे हैं टिम्बर में? ताकि इंसेक्ट्स, फंगस और डिके से उसे बचाया जा सके। क्योंकि आपने जब पेड़ का लॉग काट कर रख लिया है तो उसमें तो फंगस वगैरह उग सकती है ना। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोरोन कंपाउंड्स लगाए जाते हैं। सीसीए लगाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर क्रोम आर्सेनेट। प्रॉपर स्टोरेज की जाती है, स्टैकिंग की जाती है, हैंडलिंग की जाती है ताकि रैपिंग, क्रैकिंग, टर्माइट अटैक और फंगल ग्रोथ से
बचाया जा सके। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। फॉरेस्ट मेंसुरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इन द मीनवाइल ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है नाबार्ड GRA, और ये टेलीग्राम पे ग्रुप है नाबार्ड का, नाबार्ड ग्रेड ए। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, विश्वास क्लासेस। इसे भी आई रिक्वेस्ट यू कि ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और बाकी सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहेगा। ग्रुप में एग्जाम रिलेटेड सारा डिस्कशन होता है, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप में से जो लोग नहीं जुड़े वो लोग भी जुड़ जाइए, सो दैट आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो मिस ना कर पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।